हम्म क्या होगा अगर मैं कहूं कि किसी भी इंसान की वो पहली शानदार सैलरी, वो पहली सैलरी जिसे पाकर लोग खुशी से झूम उठते हैं, वो असल में आजादी की शुरुआत नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? मतलब वो जीवन भर की एक बहुत ही सुनियोजित गुलामी की पहली किश्त होती है। अरे बाप रे, ये सुनने में बहुत अजीब और और शायद थोड़ी चुभने वाली बात भी लग सकती है ना? बिल्कुल, लेकिन ये एक कड़वा सच है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी पर बात कर रहे हैं। एकदम सही। जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म होती है ना, और महीने के आखिर में वो सैलरी क्रेडिट होने का जादुई मैसेज आता है, तो एक अलग ही भ्रम पैदा हो जाता है। और इंसान एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जिसमें से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध विचारधारा का विश्लेषण करेंगे। हाँ, जो उनके रिच डैड और पुअर डैड के अनुभवों पर आधारित है। बिल्कुल, इसके पीछे का हमारा मकसद ये समझना है कि करियर की शुरुआत करने वाले युवा अनजाने में किन आर्थिक जालों में फंस जाते हैं। और इस पूरी चर्चा की नींव उन दो बहुत ही अलग विचारधाराओं पर टिकी है। एक तरफ वो पिता हैं जिन्हें पुअर डैड कहा गया है। हाँ, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, मतलब उनके पास पीएचडी की डिग्री थी। एक बेहद शानदार और सुरक्षित सरकारी नौकरी भी थी, लेकिन फिर भी जीवन भर वो आर्थिक तंगी और बिलों के बोझ तले दबे रहे। जो कि बहुत हैरान करने वाली बात है। और वहीं दूसरी तरफ रिच डैड हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट थे। उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। लेकिन यही इंसान आगे चलकर हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। ये जो विरोधाभास है ना, ये हमें एक बहुत गहरा सबक देता है। ये बताता है कि स्कूल या कॉलेज में मिलने वाली शिक्षा और असल दुनिया की जिसे फाइनेंशियल लिटरेसी या आर्थिक साक्षरता कहते हैं, उनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल सही कहा। हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, वो हमें एक बेहतरीन और आज्ञाकारी कर्मचारी बनना तो सिखाता है। हाँ, लेकिन पैसे का प्रबंधन कैसे करना है या पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाना है, ये कभी नहीं सिखाता। और यहीं से किसी भी युवा का पहला संघर्ष शुरू होता है। जब भी कोई नया प्रोफेशन चुनता है, तो उसका सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है? जाहिर है, ज्यादा पैसे कमाना। हाँ, सबको लगता है कि अगर सैलरी बढ़ जाएगी तो सारी आर्थिक परेशानियां बस छू मंतर हो जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। मुझे तो वो गधे और गाजर की कहानी याद आ रही है जो स्रोत सामग्री में दी गई है। वो इस मानसिकता को एकदम बेनकाब करती है। अरे वो कहानी, हाँ, वो मानव स्वभाव और हमारी आर्थिक व्यवस्था का बहुत ही बेहतरीन चित्रण है। होता क्या है कि एक मालिक अपने गधे से काम करवाने के लिए उसके मुंह के सामने एक डंडे पर गाजर बांधकर लटका देता है ना? बिल्कुल। और गधा उस गाजर को खाने की लालसा में लगातार आगे बढ़ता रहता है। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह पसीना बहाता है। वो गाजर दरअसल एक छलावा है जो उसे बस चलाते रहने के लिए डिजाइन किया गया है। जब मैंने पहली बार इस बात पर गौर किया तो मैं सच में हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि क्या हम इंसान भी करियर की शुरुआत में हर महीने मिलने वाले पेचेक रूपी गाजर के पीछे भागने वाले उसी गधे की तरह बर्ताव नहीं करते? एकदम करते हैं। हम हर रोज अलार्म बजते ही उठते हैं, ट्रैफिक से जूझते हुए ऑफिस पहुंचते हैं, बस इसी उम्मीद में कि एक दिन हम उस गाजर तक पहुंच जाएंगे, यानी एक दिन हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। कैसा मनोविज्ञान? देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ज्यादातर लोग इस तरह बर्ताव करते हैं। इंसान मुख्य रूप से दो बहुत ही मजबूत भावनाओं के वश में होकर इस चूहा दौड़ या रैट रेस का हिस्सा बनता है। अच्छा, वो दो भावनाएं कौन सी हैं? डर और लालच। एक आम इंसान पैसे के लिए काम करता है क्योंकि उसके अंदर एक गहरा डर बैठा होता है। डर इस बात का कि अगर वो काम पर नहीं गया तो महीने के आखिर में घर का किराया कैसे जाएगा। हाँ, बिजली का बिल कौन भरेगा, ईएमआई कैसे चुकेगी। लेकिन एक बात बताइए, जब सैलरी अकाउंट में आ जाती है तब तो वो डर खत्म हो जाना चाहिए ना? फिर लोग आजाद क्यों नहीं महसूस करते? क्योंकि जैसे ही सैलरी बैंक में क्रेडिट होती है, तुरंत दूसरी भावना हावी हो जाती है। यानी कि लालच। बिल्कुल, लालच या इच्छा। सैलरी आते ही इंसान उन तमाम सुख सुविधाओं की कल्पना करने लगता है जो इस पैसे से खरीदी जा सकती हैं। जैसे बाजार में आया कोई नया स्मार्टफोन हो गया, या किसी महंगे रेस्टोरेंट में डिनर, या कोई ब्रांडेड घड़ी। ये डर और लालच का एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म नहीं होता। तो मतलब आप डर की वजह से काम पर जाते हैं और पैसे मिलते ही लालच की वजह से उसे खर्च कर देते हैं। एकदम सही। और इसी चक्र को रैट रेस कहा गया है। ये बात मुझे इसलिए भी डराती है क्योंकि ये रैट रेस करियर बढ़ने के साथ साथ और भी खतरनाक होती जाती है। इसे अक्सर लाइफस्टाइल क्रीप यानी बढ़ते खर्चों के जाल के रूप में देखा जाता है। हाँ, वो तो सबसे आम ट्रैप है। मान लीजिए दो युवा प्रोफेशनल्स हैं जो अभी अभी करियर में आगे बढ़े।
उनकी शादी हो जाती है। अब एक घर में 2 लोगों की अच्छी खासी कमाई आ रही है। उन्हें लगता है कि अब तो सारी आर्थिक समस्याएं सुलझ गईं। और यही वो एक बहुत बड़ी चूक कर बैठते हैं। जब आमदनी बढ़ती है तो वे तुरंत अपने छोटे अपार्टमेंट को छोड़कर एक बड़ा घर ले लेते हैं। फिर उन्हें लगता है कि अब स्टेटस बढ़ गया है तो एक बड़ी और महंगी गाड़ी भी फाइनेंस करवा लेनी चाहिए। फिर वैकेशन के खर्चे बढ़ जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा ये होता है कि उनकी आमदनी के साथ साथ उनके खर्चे और उन पर चढ़ा कर्ज भी बढ़ जाता है। बिल्कुल उसी अनुपात में या शायद उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। उनकी आय भले ही कितनी भी उच्च क्यों ना हो जाए, वे कभी सच्ची आर्थिक आजादी नहीं पा सकते, क्योंकि उनका खर्च हमेशा उनकी आय का पीछा कर रहा होता है। मतलब आप ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं। हाँ, आप जितनी तेज भागते हैं ट्रेडमिल की स्पीड उतनी ही तेज होती जाती है। पसीना पूरा निकल रहा है लेकिन आप पहुंच कहीं नहीं रहे। तो इस ट्रेडमिल से उतरने का, इस रैट रेस से बचने का आखिर तरीका क्या है? इसके लिए किस सिद्धांत की बात की जाती है? कीप इट सिंपल स्टूपिड। मैं इसे अकाउंटिंग की जटिल परिभाषाओं से दूर रखकर एक बहुत ही सरल एनालॉजी से समझना चाहूंगा। बताइए। मान लीजिए कि किसी इंसान का बैंक अकाउंट एक पानी की टंकी है। ठीक है। अब एसेट या संपत्ति वो पाइप हैं जो इस टंकी में बाहर से पानी लाकर भर रहे हैं, और लायबिलिटी या दायित्व उस टंकी के नीचे हुए वो छेद हैं जिनसे पानी लगातार बाहर रिस रहा है। एकदम सही। ये एक बहुत ही शानदार और सटीक एनालॉजी है। आर्थिक साक्षरता का सबसे पहला और बुनियादी नियम यही है कि इंसान को एसेट और लायबिलिटी के बीच का असली अंतर पता होना चाहिए। किताबों में तो बहुत सी उलझाने वाली परिभाषाएं मिलती हैं। हाँ, लेकिन सरल भाषा में एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, यानी जो कैश इनफ्लो पैदा करे, जो आपकी टंकी को भरे। और लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकाले। बिल्कुल, जिससे कैश आउटफ्लो हो, जो टंकी में छेद कर दे। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि यहीं पर हमारी पारंपरिक सोच और इस आर्थिक सिद्धांत के बीच एक बहुत तीखा टकराव पैदा होता है। वो कैसे? बचपन से हम सबको यही सिखाया जाता है कि अपना एक बड़ा घर होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ना? लोग कहते हैं कि अपना घर किसी भी इंसान का सबसे बड़ा एसेट होता है। हाँ, ये बहुत आम सोच है। तो क्या इतने सालों से जो हमें सिखाया गया वो विचार पूरी तरह गलत है? देखिए, अगर हम विशुद्ध रूप से कैश फ्लो के नजरिए से देखें तो हाँ, प्राइमरी घर को अपना सबसे बड़ा एसेट मानना एक बहुत बड़ा आर्थिक मिथक है। मिथक है मतलब अपना घर एक लायबिलिटी है। ये बात बहुत से लोगों को हजम नहीं होगी। मुझे पता है, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म समझिए। जब कोई इंसान घर खरीदता है तो वो आमतौर पर बैंक से एक बड़ा लोन या मॉर्टगेज लेता है। हाँ, ईएमआई तो देनी ही पड़ती है। और अगले 20 या 30 साल तक हर महीने उस लोन की किश्त जाती है। ये पहला छेद है। सही बात है। फिर हर साल उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है, घर का मेंटेनेंस होता है, कभी छत टपक रही है, कभी रंग रोगन होना है, और फिर घर का बीमा भी होता है। बिल्कुल। ये सब क्या कर रहा है? ये लगातार उस इंसान की जेब से पैसा निकाल रहा है। उस टंकी का पानी लगातार रिस रहा है। मुझे स्रोत में दिया गया एक बहुत ही आंखें खोलने वाला उदाहरण याद आ रहा है। ऐसे दंपति की कहानी है जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए एक बहुत बड़ा और आलीशान घर खरीद लिया। हाँ, उन्हें लगा कि उन्होंने शानदार एसेट बना लिया है। लेकिन जब उन्हें उस घर का सालाना $1000 का प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ा, हाँ, तो वो घर उनके लिए गले की फांस बन गया। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनकी एक्टिव इनकम तो बंद हो चुकी थी, लेकिन उस तथाकथित संपत्ति ने उनकी जेब से पैसा निकालना बंद नहीं किया। यही वो बिंदु है जहां बहुत से लोग आर्थिक रूप से मात खा जाते हैं। नियम बहुत सीधा है। जब तक कोई प्रॉपर्टी या घर आपको हर महीने इतना किराया ना दे जो उस घर पर होने वाले सभी खर्चों से ज्यादा हो। खर्चों मतलब लोन की किश्त, टैक्स, मेंटेनेंस। हाँ, जब तक किराया इन खर्चों से ज्यादा ना हो तब तक वो घर आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा है बल्कि निकाल रहा है। यानी जब तक आपका प्राइमरी घर पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं ला रहा, वो एक लायबिलिटी ही कहलाएगा। बिल्कुल। ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाला तर्क है। अगर हमारा अपना घर एक लायबिलिटी है और सिर्फ एक हाई पेइंग जॉब होना आजादी की गारंटी नहीं है, तो फिर असली संपत्ति या वेल्थ आखिर है क्या? और इसे कैसे बनाया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, इस सवाल पर मुझे मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक की एक बहुत ही दिलचस्प घटना याद आती है। अरे, वो घटना तो प्रोफेशन और बिजनेस के फर्क को समझने के लिए एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। तो हुआ ये कि रे क्रॉक एक बार एक यूनिवर्सिटी में MBA के छात्रों को संबोधित कर रहे थे।
बातों बातों में उन्होंने छात्रों से एक बड़ा ही मासूम सा सवाल पूछा। क्या पूछा? उन्होंने पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि मेरा बिजनेस क्या है? जाहिर है सब छात्र हंसने लगे। उन्हें लगा होगा कि ये कैसा मजाक है, पूरी दुनिया जानती है कि मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर बेचता है। हाँ, तो उनका बिजनेस हैमबर्गर बेचना ही तो हुआ। लेकिन रे क्रॉप का जो जवाब था उसने उन सभी छात्रों को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है, उनका असली बिजनेस रियल एस्टेट है। अच्छा। हाँ, और इसके पीछे का तंत्र बहुत ही चालाकी से बुना गया था। मैकडॉनल्ड्स की हर फ्रेंचाइजी बहुत ही सोच समझकर शहर की सबसे मुख्य और कीमती लोकेशंस पर खोली जाती है। और जो भी व्यक्ति वो फ्रेंचाइजी लेता है उसे वो जमीन या तो मैकडॉनल्ड से खरीदनी पड़ती है या उन्हें उसका भारी किराया देना पड़ता है। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में रियल एस्टेट के सबसे बड़े मालिकों में से एक है। कमाल है। और यहीं से हमें समझ आता है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करने में निकाल देते हैं। वे अपने प्रोफेशन को ही अपना बिजनेस मान बैठते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। मान लीजिए कोई इंसान एक बैंक में काम करता है, वो उसका प्रोफेशन है। ठीक है। वो दिन के 8 या 10 घंटे अपने बॉस और कंपनी को अमीर बनाने के लिए काम करता है। फिर जो सैलरी मिलती है उस पर सरकार एक बड़ा टैक्स काट लेती है। यानी वो साल के कई महीने सिर्फ सरकार के लिए काम करता है। और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे वो अपनी लायबिलिटीज जैसे घर और गाड़ी का लोन चुकाता है। मतलब वो बैंक के लिए भी काम करता है। तो आखिर में उसने अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं। तो इसका समाधान क्या है? मतलब क्या सबको अपनी नौकरी छोड़कर कोई दुकान खोल लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका समाधान है माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने खुद के काम से काम रखना। इसका मतलब नौकरी छोड़ना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि आप दिन में अपनी नौकरी जरूर करें, अपना प्रोफेशन निभाएं, लेकिन नौकरी से जो आमदनी हो रही है उससे लायबिलिटीज खरीदने के बजाय अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू करें। एसेट कॉलम बनाने का मतलब है ऐसे निवेश करना जिन्हें लगातार आपकी मौजूदगी की जरूरत ना हो, है ना? एकदम सही। जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या ऐसी रेंटल प्रॉपर्टीज जहां से हर महीने सकारात्मक किराया आ रहा हो। या फिर कोई ऐसा बौद्धिक काम हो जैसे कोई किताब लिखना, कोई डिजाइन बनाना या पेटेंट लेना, जिससे आपको सोते हुए भी रॉयल्टी मिलती रहे। और यही ट्रू वेल्थ यानी सच्ची संपत्ति की परिभाषा है। देखिए, बहुत से लोग नेटवर्थ का दिखावा करते हैं। हाँ, नेटवर्थ तो बस एक कागजी आंकड़ा है ना, जो बताता है कि आपके पास क्या क्या है। जिसमें वो महंगी गाड़ी भी शामिल है जो हर साल अपनी कीमत खो रही है, और वो घर भी जिसका आप लोन चुका रहे हैं। लेकिन असली वेल्थ को पैसे में नहीं बल्कि समय में मापा जाता है। समय में? ये कैसे काम करता है? इसका पैमाना ये है कि यदि कोई इंसान आज इसी पल काम करना बंद कर दे तो उसके एसेट से आने वाला पैसा उसे अपनी मौजूदा जीवन शैली के साथ कितने दिनों, महीनों या सालों तक जिंदा रख सकता है। अच्छा। अगर उस इंसान के एसेट से आने वाली आमदनी उसके हर महीने के खर्चों से ज्यादा हो चुकी है तो वो इंसान तकनीकी रूप से अमीर है और पूरी तरह से आजाद भी है। उसे अब बिल चुकाने के डर से काम पर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये वेल्थ का एक बहुत ही सशक्त पैमाना है। अब जब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि एसेट्स क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं, तो एक व्यवहारिक चुनौती सामने आती है। वो क्या? इन एसेट्स को रातों रात तो खड़ा नहीं किया जा सकता। इन्हें बनाने के लिए सही मानसिकता और कुछ खास स्किल्स की जरूरत होती है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि पानी की टंकी में पाइप लगाने हैं। इंसान को प्लम्बिंग आनी भी तो चाहिए। बिल्कुल। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक पत्रकार की कहानी दी गई है। एक युवा पत्रकार थी जो बहुत ही शानदार लेखिका थी। उसकी भाषा शैली बेजोड़ थी, लेकिन वो मशहूर नहीं हो पा रही थी, है ना? उसकी किताबें नहीं बिक रही थी। हाँ, तो उसने एक एक्सपर्ट से सलाह ली। जब उसे यह सुझाव मिला कि उसे अपनी राइटिंग छोड़कर कुछ समय के लिए सेल्स यानी बेचने की कला सीखनी चाहिए, तो वो भड़क गई। अरे, उसे लगा कि वो एक उच्च कोटि की बुद्धिमान लेखिका है, कोई साधारण सेल्समैन नहीं। और यहीं पर हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें धोखा देता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि किसी एक खास विषय का विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट बन जाओ। जैसे अगर डॉक्टर बनना है तो किसी एक खास अंग का विशेषज्ञ बनो। हाँ, और विशेषज्ञ बनने पर समाज आपको इनाम देता है। लेकिन उस पत्रकार को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एक बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं बल्कि बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती थी। और असल दुनिया का नियम भी यही है। मतलब असल दुनिया में सफल होने के लिए सिर्फ एक टेक्निकल हुनर काफी नहीं है। आपको सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन जैसी चीजें आनी चाहिए। आप चाहे दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना लें, अगर आपको उसे बेचना नहीं आता
तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं है। इसीलिए ये सिद्धांत दिया जाता है कि पैसे के लिए काम मत करो बल्कि सीखने के लिए काम करो। वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। जब कोई युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है तो उसे सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि सैलरी का पैकेज क्या है। तो क्या देखना चाहिए? उसे ये देखना चाहिए कि अगले 2-3 सालों में वो उस कंपनी से कौन से नए स्किल सीख सकता है। लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग या अकाउंटिंग की समझ। ये वो टूल्स हैं जो भविष्य में उसका अपना एसेट कॉलम बनाने में मदद करेंगे। बिल्कुल। और जब किसी के पास ये स्किल्स आ जाते हैं तब वो उस जादुई स्तर पर पहुंच जाता है जिसे पैसे का आविष्कार या इन्वेंटिंग मनी कहा जाता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। जब मैंने पहले बार ये सुना तो ये किसी जादू टोने जैसा लगा कि भाई कोई पैसा कैसे बना सकता है। मैं बताती हूँ। एक उदाहरण दिया जाता है रियल एस्टेट का। 1990 के दशक में जब भारी आर्थिक मंदी चल रही थी, लोग डरे हुए थे और अपनी प्रॉपर्टीज औने पौने दामों में बेच रहे थे। हाँ, एक घर था जिसकी कीमत शायद काफी ज्यादा थी, लेकिन डर के मारे लोग उसे बेच रहे थे। उसे सिर्फ $20,000 में खरीदा गया और तुरंत ही $60,000 में बेच दिया गया। वो भी बिना किसी भारी टैक्स के। कोई भी सुनेगा तो कहेगा ये तो गैर कानूनी लगता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है? ये कोई जादू नहीं है और न ही गैर कानूनी है। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और सिस्टम को समझने का नतीजा है। अच्छा, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या था? यहाँ असली खेल कागजों और कॉन्ट्रैक्ट्स का है। जब सब डर के भाग रहे थे तब उस व्यक्ति ने खतरे के बीच मौका देखा। उसने बैंक से $20,000 का लोन लेकर पूरा घर अपने नाम रजिस्टर नहीं कराया क्योंकि उसमें भारी स्टैंप ड्यूटी और टैक्स लगता। तो फिर क्या किया? इसके बजाय उसने मालिक के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल यानी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके लिए शायद सिर्फ कुछ $1,000 का बयाना दिया गया होगा। अच्छा, तो उसने घर को एक तरह से होल्ड कर लिया। बिल्कुल। अब उस प्रॉपर्टी को खरीदने का कानूनी अधिकार उसके पास था। फिर उसने तुरंत अखबार में विज्ञापन दिया कि ये घर $60,000 में उपलब्ध है। और जब कोई खरीदार मिल गया तो? जब एक खरीदार $60,000 देने को तैयार हो गया तो उसने अपना वो खरीदने का अधिकार उस नए खरीदार को बेच दिया। कमाल है। नया खरीदार सीधा पुराने मालिक को पैसे देता है। बीच के जो $40,000 का मुनाफा हुआ वो उस व्यक्ति की जेब में गया। इसमें न कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगा और न ही कोई लंबा इंतजार करना पड़ा। वाह, मतलब उसने अपनी जेब से मुश्किल से कुछ $1,000 लगाए और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके हवा में से $40,000 का आविष्कार कर दिया। बिल्कुल। ये पैसा उसकी शारीरिक मेहनत की मजदूरी से नहीं आया था, ये उसकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से आया था। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं करता? सब लोग क्यों नहीं पैसे का आविष्कार कर लेते? क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ बहुत बड़ी और गहरी मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती हैं। 4 मुख्य बाधाएं हैं जो किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। कौन सी 4 बाधाएं? डर, सनकीपन, आलस और अहंकार। डर तो समझ आता है, पैसे डूब जाने का डर। लोग अपना पैसा बैंक की एफडी में रखकर सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे महंगाई की वजह से उस पैसे की वैल्यू हर साल कम ही क्यों ना हो रही हो। वे हारने से इतना डरते हैं कि वे कभी जीतने के लिए खेलते ही नहीं। और दूसरा है सनकीपन यानी सिनिसिज्म। ये क्या होता है? ऐसे लोग हमेशा दुनिया में नकारात्मक पहलू ही देखते हैं। जब भी निवेश का कोई मौका आता है उनका डिफॉल्ट जवाब होता है, अरे आसमान गिरने वाला है, मार्केट क्रैश हो जाएगा, सब डूब जाएगा। वो कभी बैठकर आंकड़ों का विश्लेषण नहीं करते, बस अंधी आलोचना करते हैं। हाँ, और मौकों को गंवा देते हैं। और तीसरा है आलस। यहाँ आलस का मतलब वो सोफे पे लेटकर टीवी देखना नहीं है ना? नहीं, सबसे खतरनाक आलस वो है जब लोग खुद को फालतू के कामों में इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उन्हें अपनी आर्थिक सच्चाई का सामना ही ना करना पड़े। वो कहते हैं, अरे मेरी तो नौकरी ही इतनी हेक्टिक है, मेरे पास तो निवेश के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। बिल्कुल, वो असल में अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। और आखिरी बाधा है अहंकार। अहंकार का मतलब है ये सोचना कि मुझे सब पता है। हाँ, जो लोग ये मान लेते हैं कि उन्हें दुनिया की सारी समझ है, वे असल में अपने गहरे अज्ञान को छिपा रहे होते हैं। वे कभी नया स्किल सीखने की कोशिश नहीं करते। और यही अहंकार उन्हें हमेशा उसी रैट रेस में फंसाए रखता है। तो मतलब ये चारों बाधाएं, डर, सनकीपन, आलस और अहंकार, हाँ, ये किसी भी युवा प्रोफेशनल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो चलिए इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह समेटते हैं। बिल्कुल। हमने इस चर्चा में देखा कि हाई इनकम यानी उच्च आय होना और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एकदम अलग है।
करियर की शुरुआत करने वाले युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि समाज के दिखावे में आकर अपनी मेहनत की कमाई को उन दायित्वों में बर्बाद ना करें जो पानी की टंकी में छेद कर रहे हैं। चाहे वो क्षमता से बाहर जाके लिया गया एक बड़ा घर हो, ईएमआई पे ली गई महंगी गाड़ी हो, या हर साल बदला जाने वाला गैजेट हो। अगर वो इंसान की जेब में पैसा नहीं डाल रहा है तो वो एसेट नहीं है। पूरा फोकस सिर्फ अपना एसेट कॉलम मजबूत करने पर होना चाहिए। और सबसे बड़ा एसेट इंसान का अपना दिमाग है। उसमें निवेश करना ही आजादी का इकलौता रास्ता है। तो इस सफर के अंत में एक ऐसा विचार छोड़ के जाते हैं जो आज की इस पूरी चर्चा की बुनियाद को चुनौती देता है। वो विचार क्या है? जरा सोचिए, अगर किसी अप्रत्याशित नियम या स्थिति के कारण कल सुबह से किसी भी इंसान की मौजूदा नौकरी से आने वाली सैलरी अचानक हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो अब तक जीवन में उसने जो तथाकथित एसेट्स खरीदे हैं वे उसे कितने दिनों तक जिंदा रख पाएंगे? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या वो चमचमाती गाड़ी और वो बड़ा घर ऐसे वक्त में उसका बचाव करेंगे, या उनके भारी भरकम खर्चे ही उस इंसान को डूबने पर मजबूर कर देंगे? सच में ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए जो पेचेक के सहारे अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी कर रहा है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। गहराई से सोचिएगा जरूर।